कॉमर्स एस्पिरेट 10 आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइनर इलेक्टिव HIS 106 के बारे में। इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय, या उनके एक तरीके का परिचय, उनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये एक कंपलसरी पेपर है, चाहे आप BA कर रहे हों, BCom कर रहे हों या BSc कर रहे हों। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ये कंपलसरी एग्ज़ाम होता है। जैसे जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे तो राष्ट्र गौरव नाम से एक पेपर आता था, 3 साल मिला करके हम लोग को ये पास करना होता था। मान लीजिए अगर ये पास किसी का नहीं हुआ तो वो ग्रेजुएट होने के बाद भी, तीसरा साल पास भी होने के बाद, वो आगे कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता था जब तक कि राष्ट्र गौरव ना पास हो जाए। वैसे ही आप लोग का जब से CBCS पैटर्न लागू हुआ है तो उसमें कई अलग अलग माइनर इलेक्टिव कोर्सेज़ हैं, उसमें से इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय भी है और ये कंपलसरी पेपर है। इससे आपके परसेंटेज नहीं बनेंगे, ये मार्क्स में जोड़ा नहीं जाता है। ये एक तरीके का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसका जो नेचर है वो क्वालिफाइंग होता है। आई होप इसका महत्व आपको समझ में आ गया हो कि आपको ये पेपर देना कंपलसरी क्यों है, और अगर आप पास नहीं होते हैं तो आप ग्रेजुएट नहीं माने जाएंगे। इसलिए ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा और पूरी कोशिश रहे कि पहले बार में ही पास हो जाए। और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है कि पास नहीं हो पाएगा, हो जाएगा आराम से। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम लोग, दीनदयाल उपाध्याय जी का परिचय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। और ये ग्राम कहाँ पे है? मथुरा में है। ये गांव है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वो था आपका 25 सितंबर 1916। कई सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन आएंगे जो आपको मुजबानी याद होने चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ें पॉइंट वाइज दी हुई हैं। तो अगर आप ये सब पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं तो उससे क्या होगा, MCQ में आपकी हेल्प करेगा। कि जैसे पूछ दिया कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था, सितंबर में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था, तो आपको पता रहेगा 25 सितंबर को हुआ था, तो आप उससे टिक लगा लेंगे। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो नगला चंद्रभान के निवासी थे और वो स्टेशन मास्टर थे। उनकी माता का नाम राम प्यारी था। मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं में वो प्रथम श्रेणी से पास हुए थे। ये उनसे रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो याद होने चाहिए। 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। 1942 में पूरी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। वो 1937 में ऐड हुए थे, उससे जुड़े हुए थे, लेकिन 1942 से उन्होंने पूरी तरीके से उससे जुड़ करके काम करना प्रारंभ कर दिया। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना के समय उत्तर प्रदेश के महासचिव बनाया। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे वो 1951 में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ बनाया था उत्तर प्रदेश में, उसके महासचिव उनको बनाया गया था। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगल सराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के नाम पर रख दिया है। तो अब क्वेश्चन में आपके अगर उनका जीवन परिचय पूछता है तो ये सारी चीज़ें, उनसे रिलेटेड बातें आप लिख सकते हैं। MCQ जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी सरकार ने एक जंक्शन का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रख दिया है स्टेशन का नाम। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है। कौन से स्टेशन को चेंज किया गया है? तो मुगल सराय स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। और किन के नाम पर रख दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे। नेक्स्ट पॉइंट है, कांदला बंदरगाह के नाम को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि कांदला बंदरगाह को चेंज किया गया है, किसके नाम पर रखा गया है, या फिर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस नाम को चेंज करके रखा गया है। तो ये MCQ पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है और उनके जीवन परिचय के बारे में पूछता है, चाहे उनके से जुड़ी कुछ तथ्यों के बारे में पूछता है, तो आप इस चीज़ों को लिख सकते हैं। जब दीनदयाल उपाध्याय जी 3 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। अभी 3 साल पूरा भी नहीं हुआ था, लगभग 2.5 साल के थे तभी की ये बात है। उनके पिता का देहांत हो गया और उनके पिता का जब देहांत हुआ तो उनकी माता जी थी, उनको बहुत सदमा लग गया था और वो बहुत अधिक बीमार रहने लगी थी। तो 8 अगस्त 1924 को उनका भी देहांत हो गया। उस समय दीनदयाल उपाध्याय कितने साल के थे? 7 साल के थे। 1926 में जैसे जब उनके पिताजी चले गए, उनकी माता जी चली गई, तो ये अपने मामा मामी के घर, नाना नानी के साथ रहने लगे थे। 1926 में इनके नाना चुन्नीलाल भी नहीं रहे और 1931 में जब उनके नाना जी चले गए तो उनके पालन पोषण कौन करता था? उनकी मामी करती थी। 1931 में उनका भी देहांत हो गया था।
नेक्स्ट 18 नवंबर 1934 को उनके एक छोटे भाई थे शिवदयाल, उनका भी देहांत हो गया। और 1935 में उनकी नानी भी स्वर्ग से धार गई। इसीलिए इनके एक टिप्पणी लिखा हुआ है कि 19 वर्ष की अवस्था तक उपाध्याय जी ने मृत्यु दर्शन से गहन साक्षात्कार कर लिया। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 11 फरवरी 1968 में स्वतंत्र भारत में मुगल सराय के आसपास रेल में इनकी हत्या कर दी गई थी। ये भी माना जाता है क्योंकि जो इनकी हत्या हुई थी, चाहे ये इनका जो देहांत हुआ था वो अभी भी रहस्य में है। अभी तक वो कोई सुलझा नहीं पाया है कि कैसे उनका देहावास हुआ था, चाहे कैसे वो उनकी डेथ हुई थी। ये सारी चीज़ें अभी तक कन्फ्यूज़न में हैं, उसको कोई फाइंड आउट नहीं कर पाया है। तो ये मुगल सराय के रेल में इनकी हत्या मानी जाती है कि ऐसा हो गया था। आई होप आपको इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ चीज़ें पता चल गई हों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय संस्कृति और एकात्म मानव दर्शन, इनके कुछ वचन थे, चाहे इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में क्या चीज़ें कही हैं, वो सारे पॉइंट्स हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने व्यक्ति व समाज, स्वदेश व स्वधर्म तथा परंपरा व संस्कृति जैसे गढ़ विषय का अध्ययन किया, चिंतन व मनन कर उसे एक दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने देश की राजनैतिक व्यवस्था व अर्थतंत्र का भी गहन अध्ययन किया। शुक्र, बृहस्पति और चाणक्य की भांति आधुनिक राजनीति को सूची व शुद्धता के धरातल पर खड़ा करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति भारत व सृष्टि का ही नहीं अपितु मानव के मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर का समुच्चय है। उनके इसी विचार व दर्शन को एकात्म मानववाद कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एकात्म मानववाद। इसको भी पूछ सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ कि एकात्म मानव दर्शन को समझाइए, या एकात्म मानववाद से आप क्या समझते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा दिया गया एकात्म मानववाद को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे टिप्पणियाँ आप उसके साथ लिख सकते हैं, जिसे अब एकात्म मानव दर्शन के रूप से जाना जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। किसी पॉइंट में डाउट होगा और इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। एकात्म मानववाद तथा स्व के विचार और स्व का जो विचार था वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही दिया था। एकात्म मानव दर्शन राष्ट्र तत्व के दो परिभाषित लक्षणों को पुनर्जीवित करता है, जिन्हें चिति राष्ट्र की आत्मा और विराट वह शक्ति जो राष्ट्र को ऊर्जा प्रदान करती है कहते हैं। अब आप जब एकात्म मानववाद को लिखेंगे तो इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबको ये पॉइंट्स नहीं याद होते हैं, चाहे सब लोग ये अपनी कॉपी पे उसको राइट डाउन नहीं करते हैं। तो आप इसको अगर याद करेंगे तो आपकी कॉपी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है कि बच्चे को इतना डीप नॉलेज है, ये सब चीज़ें उसको पता है। आज़ादी के बाद देश की राजनीतिक दिशा स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के समय इस विषय पर बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं हुआ था। अंग्रेजी शासनकाल का सबका लक्ष्य क्या था? स्वराज लाना। लेकिन स्वराज के बाद का रूप क्या होगा, हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस बात पर ज़्यादा विचार नहीं हुआ था। जब हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे तो सबका ये था कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के बाद हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, हमारा रूप कैसा होगा, इस बात पर बहुत अधिक विचार नहीं किया जाता था। उसी पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1964 में कहा हमें स्वयं का विचार करना चाहिए। अब स्वयं मतलब क्या होता है कि हम अपने आप पर विचार करें। अगर हम अपने आप को अच्छे से जानेंगे तो हमको किधर जाना है ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बिना उसके स्वराय का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप स्व को नहीं जानते हैं तो स्वराय का कोई भी अर्थ नहीं होता है। केवल स्वतंत्रता ही हमारे विकास और सुख का साधन नहीं बन सकती। अगर हमको स्वतंत्रता मिल गई तो हम ये सोचें कि अपने आप को नहीं जानते, अपने देश को नहीं जानते हैं तो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है जब तक आप स्व को नहीं जानेंगे। जब तक कि हमें अपनी असलियत का पता नहीं होगा तब तक हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं हो सकता है और न ही विकास संभव है। परतंत्रता में समाज को स्व दब जाता है, इसलिए लोग राष्ट्र के स्वराय की कामना करते हैं, जिसमें वे अपनी प्रकृति और गुण धर्म के अनुसार
प्रयत्न करते हुए सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार था कि जब हम अपने आप को जानते हैं, अपने देश को जानते हैं, हम हमारे पास कौन से संसाधन हैं, हम कौन सी शक्तियों के महारथी हैं, हमारे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें जब हम लोग जान जाते हैं तो हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हम अपनी चीज़ों को नहीं जानेंगे, हम अपनी असलियत को नहीं जानेंगे, तो हमारा विकास संभव नहीं होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कुछ अनमोल वचन दिए थे। इसे और भी आपको मिल सकता है, आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4-5 पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। जब राज्य में आर्थिक व सामाजिक दोनों शक्तियाँ आ जाती हैं तो इसका परिणाम धर्म की गिरावट होता है। पिछले 1000 वर्षों में हमने जो अपनाया है, चाहे वो हमसे ज़बरदस्ती करवाया गया हो, चाहे हमने अपनी इच्छा से किया हो, उसे हम लोग त्याग नहीं सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वचन था। स्वतंत्रता का तभी कोई अर्थ है जब हम हमारी संस्कृति को व्यक्त करने के लिए साधन बने। नैतिकता के सिद्धांत किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाए जा सकते, बल्कि उन्हें खोजा जाता है। अब इन पॉइंट्स को आप किस तरीके से लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। मान लीजिए आप आंसर लिख रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय, तो थोड़ा सा उनके बारे में लिख करके आप उनके कुछ अनमोल वचन को पॉइंट्स में करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आई होप ये उनके अनमोल वचन थे, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझना नहीं है। और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही साधारण थे, वे धोती कुर्ता पहनते थे। अब ये जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा ये आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि वो उनका पहनावा कैसा था, वो किस तरीके से रहते थे, वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो वो साधारण व्यक्ति थे, धोती कुर्ता पहनते थे और सिर पर हमेशा एक टोपी रहती थी। इनकी इस वेशभूषा के कारण उन्हें क्या कहा जाता था, पंडित जी कहा जाता था। फिर बाद में उन्हें इसी की उपाधि मिल गई, इसीलिए उनका नाम कैसा हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस नाम से वे प्रसिद्ध हो गए। और उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक किसी ज्योतिष ने उनको उनकी कुंडली देख करके बोला था कि वे बड़े होकर एक बुद्धिमान, विचारक एवं अग्रणी राजनेता बनेंगे, जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेंगे और उनका विवाह नहीं होगा। ये दीनदयाल उपाध्याय जी से रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य हैं, आप इनको भी याद कर सकते हैं और इनको आप अपने आंसर के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। ये इसकी लास्ट स्लाइड थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ आपको और आइडियाज़ देने होंगे किसी वीडियो से रिलेटेड तो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।